नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है हिस्ट्री में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में न्यू चैप्टर्स मगध साम्राज्य को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर आपको सीधा मैं चैप्टर पर लेकर चलता हूं। मेरा नाम मनीष कुमार है, ठीक है। हम लोगों ने जो है ऑफलाइन बैचेस पढ़ाई है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ऑनलाइन बैचेस यूट्यूब पर हम लोग की 1-2 महीने से ही क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो ये सब देख सकते हैं, ये जो है जो ये बैच चल रहा है आरओ और एआरओ के लिए है। मैं आपको एक बात बता दूं पहले कि जो बैच चल रही है ना, इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है और ऐसी आपको जो है सभी जीएस की क्लास मिलेगी आपको। तो क्या है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है या अन्य जो भी क्लास कराई जाएगी, तो उन क्लास में क्या मिलेगा आपको कि जो है उसमें कॉन्सेप्ट से लेकर उसमें जो फैक्चुअल जो भी होते हैं सारे टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे इसमें। तो आपको इस क्लास कर लेने के बाद ना आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं का सामना करना नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आपको जो है कोई भी टीचर या कोई भी बुक्स आपको 100% नहीं दे सकता है और एग्ज़ाम के लिए भी 100% नहीं चाहिए होता है। 50% 60% यही चाहिए होता है, तो उतना आपको हो जाएगा। बाकी इसको रिवीजन करेंगे, पूरा रिवीजन कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो आप एक बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और भी जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं आप उसे प्रीफर दे सकते हैं। तो ये जो बैच है ना, ये मेनली जो है यूपी पीसीएस के लिए है, ठीक है, और आरओ एआरओ के लिए, क्योंकि दोनों का एग्जाम एक जैसे ही होता है, इसमें बहुत आपको अंदर देखने को नहीं मिलता है, इसलिए मैं दोनों को ही एक साथ रख रहा हूँ। तो इन जो है आरओ एआरओ की जो वैकेंसी है, शायद सुनने में आ रहा है कि नवंबर में आएगा या दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम भी मान कर चलिए कि होने वाली है। यानी आपके पास आरओ के लिए बहुत समय नहीं है, लेकिन यूपी पीसीएस के लिए आपके पास जो है मई का समय है, मई या अप्रैल लास्ट मान सकते हैं 2024 में। तो ये जो है आपके लिए यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स में जो है समय मिलता है, लेकिन आरओ में जो है काफ़ी समय नहीं बचा होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो कोई पीटी का एग्जाम दे रहा होगा, कोई पीटी यूपी के आप जो है सबसे पहले तो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आपको एक बार देख लेना चाहिए। एक बार देख लेने से आपको क्या होगा कि आपको इसका जो है संपूर्ण जो भी नॉलेज है ना सबको प्रोवाइड हो जाएंगे। पहले आपको समझाकर कॉन्सेप्ट समझाकर आपको फैक्ट से सारे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सारे इसमें मैंने प्रोवाइड कर रखा है, तो आप इसे देख लोगे। तो हम लोग आज चलते हैं सीधे क्लास पे, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था महाजनपद, ठीक है। महाजनपद में कितने जो है उसमें हम लोग कितने मतलब उसमें देखने को मिला था कितने जो राज्य थे, ठीक है। उसमें कितने जनपद थे, तो उसमें जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। वो चीज़ जो हम लोगों ने पहले देखा है। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि मगध साम्राज्य, उन जो 16 जो महाजनपद थे और बाकी जो 10 गणराज्य थे उसमें एक मगध भी था। आपको मैं फिगर में दिखा दूँ कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ऊपर में कम्बोज है। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि ये जो है भारत से बाहर जो है इसमें फ़िलहाल में है, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ से कुरु है, पंचाल है, इसकी जो है सूरसेन है, फिर से नर्मदा है, फिर इस तरह आप देख सकते हैं मल्ल है, वज्जी संघ है, अंग है, ठीक है। फिर से आप अवंती देख सकते हैं। ये सब क्या है, महाजनपद थे उसमें। तो उस समय महाजनपद थे, उस समय 16 महाजनपदों और 10 गणराज्यों की जानकारी मिलती है। उसमें से क्या है कि एक मगध साम्राज्य जो है उसमें था। तो मगध साम्राज्य का जो है उत्कर्ष हुआ और ये काफ़ी आगे चला और इसी का साम्राज्य आगे बढ़ता गया। तो आखिर कौन सी कारण थे, कौन सी कुछ उपाय थी जो मगध को जो है मगध साम्राज्य तक बना दिया, ठीक है। यानी महाजनपद से कहाँ परिवर्तित हो गया, साम्राज्य तक। और मगध आप देखेंगे आगे चलकर कि मगध जो है कैसे एक एक क्षेत्र को जीतता है, कौशल को जीतेगा, फिर से कौशल के पास आपको कुरु को मतलब इस तरह मतलब अपना जो है साम्राज्य विस्तार करता चला जाता है। और अंत में आप देखेंगे कि जो है कैसे फिर इसके बाद मौर्य का फिर काल आता है, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। इसी बीच हम लोग को बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी देखने को मिलता है, तो उन चीज़ों को भी हम इसमें कवर करेंगे। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मगध साम्राज्य जो है, तो मगध के लिए जो है ऐसी कोई स्थिति होगी ना, कोई आपको मैंने बताया है कि किसी भी इतिहास में आप जो है पढ़ेंगे तो किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए और कोई भी घटनाएं हो ना, उसके पीछे कुछ आयाम जिम्मेदार होते हैं। और वो आयाम कौन कौन से होते हैं, एक तो राजनीतिक कारण होगा, भौगोलिक कारण होगा, फिर से सांस्कृतिक कारण होगा, आर्थिक कारण होगा। ये चारों जो है ये जो है ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक में भी परिवर्तन आएगा तो बाकी में परिवर्तन आना जो है तय है, ठीक है ना। एक तरह से बहुआयामी इसको मान सकते हैं आप लोग। तो इस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे, सारी चीज़ों को विस्तार में देखेंगे, ठीक है। आपको मैं इंट्रोडक्शन और एक अच्छे
एक जो है समरी जैसे एक दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग को यही मेनली पढ़ना है कि जो है मगध साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। तो मगध साम्राज्य में हम लोग ये पढ़ेंगे आगे चलकर, इसमें जो है फिर इसमें 3 वंश हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। ये देख सकते हैं कि जो इसका टाइम पीरियड क्या है, तो 600 ईसा पूर्व यानी 600 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। ईसा पूर्व का मतलब बिफोर क्राइस्ट। अब हम लोग देखते हैं मगध एम्पायर का परिचय। 600 BC में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों की जानकारी मिलती है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो है इसमें इसके पहले मैंने पढ़ाया आपको, तो उसमें यहाँ पर बताया था कि इसके बारे में 16 महाजनपदों के बारे में और 10 गणराज्यों के बारे में। ये जो एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ देता है। आगे देखेंगे कि लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी जिससे केवल मगध साम्राज्य ही उदय हो पाया। इसके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है। मैंने आपको बताया ना कि जो महाजनपद काल में तो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है और 10 गणराज्यों की जानकारी मिलती है। तो इन 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों में से मगध ही क्यों इतना जो है आगे बढ़ पाया, यानी मगध का ही विस्तार क्यों हो पाया, तो इस चीज़ों का ही हम लोग अध्ययन करना है, ठीक है। तो इसके कुछ कारण रहे होंगे, मैंने आपको बताया कुछ कारण जरूर होते हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या कारण रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण, ठीक है। आखिर मगध साम्राज्य के जो है उदय हुआ, इतना उत्कर्ष हुआ, तो उसके कुछ कारण तो रहे होंगे ना। एक कारण हम लोग को पढ़ना है। अब एक मैं आपको एक और बता दूं कि आपको जो है प्रशासनिक सेवा में जानी है, ठीक है। आप यूपी के जो है आप टॉप एग्जाम में दे रहे हो, तो उसमें क्या है ना कि ये मगध साम्राज्य के जो उत्कर्ष से पढ़ना है, इसलिए भी आवश्यक होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि आखिर इन लोग को पढ़ने से क्या मतलब है, लेकिन मतलब है यार, आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा ना कि ये कैसे जो है उत्कर्ष कर रहा है, आखिर कौन कौन से आयाम जो है इसके राज्य में रहा और कैसे ये लोग जो अपनी शक्ति का अच्छे से उपयोग कर पाए। तो इन चीज़ों से जो है आपकी मानसिक विकास हो पाता है, इसलिए इन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण। आखिर मतलब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष क्यों हुआ, तो इसके कुछ निम्नलिखित कारण है। पहला कारण में हम लोग देखेंगे भौगोलिक कारण। अब भौगोलिक कारण में हम लोग देखें तो क्या है, मगध के उत्कर्ष में यानी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में भौगोलिक कारण को एक महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है। मगध की पहली राजधानी जो है राजगीर जो थी, ठीक है। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी, राजगीर थी। ये जो राजगीर थी ना, ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। अब 5 पहाड़ियों से घिरे होने का मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं कितना इसका बेनिफिट होगा। अब कोई भी क्षेत्र है अगर वो 5 चीज़ों से घिरा हुआ है, 5 क्षेत्रों से, तो उसको बाहरी खतरा नहीं है, ठीक है ना। और वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो उसको बाहर से कोई अटैक का मतलब उसका जो है मतलब वो खतरा नहीं है। तो एक ये बेनिफिट हुआ। और इसकी नई राजधानी जो पाटलिपुत्र बनी बाद में, तो पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन संगम स्थल पर स्थित था। अब देखिए जो इसकी नई राजधानी बनी है, जो पाटलिपुत्र बनी है, तो ये कहाँ पर स्थित है, गंगा और सोन नदी के संगम पर। और आपको पता है कि जो है नदी के जो है जो उसका जो क्षेत्र होता है वो कितना उपजाऊ होता है, ठीक है। तो इसका भी उसको लाभ मिला होगा। दक्षिण में सोन, उत्तर में गंडक और घाघरा के बीच स्थित होने के कारण मगध को महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के साथ जो है संबंध संभव हो सका। अब यहाँ से 2 चीज़ें होंगी। अगर नदी है, नदियों किनारे आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि नदियों किनारे जो है उपजाऊ भूमि होती है और वहाँ पर सिंचाई के साधन हो पाते हैं, और इसलिए वहाँ पर क्या होगा, कृषि भी हो पाएगी, यानी कृषि भी उत्तम होगी। अब कृषि उत्तम होगी और एक और यहाँ से बेनिफिट क्या होगा कि नदी होने से क्या है ना कि उस समय जल मार्ग हुआ करते थे। आज तो मान लीजिए कुछ और बहुत सारी मतलब आपको गाड़ियाँ देखने को मिलेगी, पर आप कल्पना करिए कि आज से जो है 2000-3000 साल पहले ये सारी चीज़ें नहीं रही होंगी। तो उस समय क्या है ना कि वो जल के द्वारा ही जो है व्यापार ये लोग कर पाते होंगे। इसलिए अब वहाँ पर मगध के आसपास जो है 3 क्षेत्र क्या मिल गए आपको, नदी मिल गई। तो नदी से क्या करेंगे ये लोग, व्यापार करेंगे। तो व्यापार करेंगे तो आपको पता है कि वो पैसे कमाएंगे, तो अगर अधिक पैसे होंगे तो फिर विकास होना तय है। ये हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस चीज़ को समझा है। तो सेम वहीं से हम लोग को कनेक्ट करना है, बहुत मतलब इधर उधर नहीं जाना है। हर टॉपिक में आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, कैसे विस्तार होता है, सबका एक ही फंडा है, ठीक है ना। तो ये रहा मगध के जो है भौगोलिक कारण। अब देखिए गिरिव्रज,
यह पहाड़ियों से घिरा होने के कारण आक्रमण से सुरक्षित था तीनों तरफ से। अब गिरिव्रज क्या है, वो जो है मगध की राजधानी रही है, तो ये तीनों ओर से जो है पहाड़ियों से घिरा है, तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको जो है बाहर से आक्रमण की खतरा नहीं रहेगा। अगला देखेंगे पाटलिपुत्र से मतलब क्या स्थिति बनती है। यह सबसे लंबे समय तक रहा है, ठीक ना, ये एग्जाम के लिए आप देखिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है ना। यह नदियों से तीन तरफ से घिरे होने के कारण आक्रमण से सुरक्षित है। नदियों से तेजी से व्यापार विकसित हो गया, इससे मैंने बताया आपको। अब हम लोग देखेंगे इसके आर्थिक कारण। मगध साम्राज्य के जो है उपज होने का, यानी उसके उत्कर्ष होने का, उसके आगे बढ़ने का जो आर्थिक कारण क्या रहा, ठीक है। मगध की नदी घाटी में जो है उपजाऊ भूमि का मिलना, ठीक है। आर्थिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है यही है ना, मैंने आपको पहले ही बताया है कि नदी घाटी के जो किनारे का जो क्षेत्र होता है, जो उसके, तो वो इतना मतलब उपजाऊ होता है ना कि आप वहाँ पर कुछ भी छींट दोगे तो वैसे भी वो मतलब उसकी उपज हो जाएगी, उसमें अनाज हो जाएगा। तो मगध की जो नदी घाटी है, जो घाटियाँ जो होती है ना, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर उपजाऊ भूमि होने के कारण इसको अनाज और जो भी है कृषि सामग्रियाँ जो हैं अत्यधिक स्तर पर मिल पाई। और आपको पता है कि अगर आपका पेट भरा है तो आप विकास कर लोगे, इस जो है सिंपल नियम ये माना जाता है। आगे देखेंगे कि लोहे के खान मिलने से छोटा नागपुर का पठार मगध के अधीन था, जो खनिज संसाधनों से भरा हुआ था। अब एक बात कल्पना करिए कि अभी उस समय हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखें, अभी कांसे की खोज हुई थी, कांसे का प्रयोग हुआ था, कांसे के बारे में उतनी नॉलेज नहीं मिली वहाँ से। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आते आते जब मगध को जो है लोहे की खदानें मिली, खदान समझ रहे हैं, जब लोहे की जो है खदानें मिली, तो जाहिर सी बात है कि इन लोहों का जो है उपयोग जो है मगध जो है किया होगा। तो किस चीज़ में किया होगा, हथियार बनाने में। दूसरा क्या करेगा, कृषि कार्य में लगाएगा, यानी जो हल बनेंगे अब वो लकड़ी की अपेक्षा अगर वो लोहे की बनते हैं तो खुदाई जुताई भी ज़्यादा हो पाएगी, ठीक है, और इससे उपज भी ज़्यादा होगा। तो इन चीज़ों को भी हम लोग को वहाँ पर देखने को मिलता है। और मेनली क्या है ना कि लोहे का प्रयोग जो है मगध साम्राज्य में हथियार बनाने में किया गया है। और हथियार बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप एक दूसरे को जीत लोगे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से देखने को मिलता है। इन चीज़ों को आप समझेंगे। मगध के आसपास के वन की इमारती लकड़ियाँ, ये लोग इमारती लकड़ियों के भी व्यापार करते थे। अब इमारती लकड़ियों से क्या होगा कि ये लोग महल बनाने में भी इन लोगों को आसानी मिलती होगी, ठीक है। तो उसमें भी एक पॉइंट जो है इन लोगों को एक पॉइंट मिल जाता होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बता दूँ आपको, जो है मगध साम्राज्य की जंगलों से जो प्राप्त हाथी है ना मगध साम्राज्य की, तो इसका उपयोग इन लोगों ने युद्ध में किया है। माना जाता है कि जो सिकंदर जब मतलब हिंदू कुश जो पर्वत है, ठीक है, जैसे कि ये जो हम लोग का है, तो ये जो हिंदू कुश पर्वत है ना, यहाँ पर आया तो यहाँ पर इसको पता चला कि इसके जो आगे जो सामने वाला जो क्षेत्र है, जो राज्य है, वहाँ पर जो राजा है मतलब उसके पास ऐसी मतलब वो सैनिक है जो क्या करते हैं कि 10-10 लोगों को ऐसे घुमा घुमा के मारता है। तो इसके कारण जो है, इसके डर से, इन हाथियों के डर से जो सिकंदर है वो इसमें प्रवेश नहीं करा, ठीक है। तो ये चीज़ जो आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, आप उसको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है, आप उसको भी आपको देखेंगे ना तो कहानी की तरह आपको समझ में आएगी। तो इन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे धार्मिक कारण। मगध में कभी भी ब्राह्मणवादी परंपरा का वर्चस्व नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि ब्राह्मणवादी परंपरा में क्या देखा जाता है ना कि ब्राह्मण क्या कर रहे थे उस समय कि उन लोगों के लिए समुद्र व्यापार जो है संभव नहीं था। मतलब समुद्र व्यापार को क्या मानते थे कि उनका धर्म क्या है, विफल हो गया है, मतलब वो धर्म भरभ्रष्ट हो गया एक तरह से आप कह सकते हैं। यानी जो है ब्राह्मण धर्म में ना, वो समुद्र जो मतलब नदी पार करना यानी समुद्र पार करना एक क्या था, मतलब एक जुर्म था, और एक तरह से उन लोग का धर्म जो है खतरे में, ऐसा मान सकते हैं आप लोग। तो वो इन चीज़ों को वर्चस्व नहीं देते थे। और ब्राह्मणवादी में हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि वो ब्राह्मण लोग जो है कर की मनाही थी। आप कर नहीं ले सकते हैं, किसी से उधार नहीं ले सकते हैं, ऋण नहीं ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आप किसी से उधार नहीं लेंगे, ऋण नहीं लेंगे, तो फिर आपको विस्तार होना संभव नहीं है। तो ये मगध साम्राज्य जो है ब्राह्मणवादी पर आधारित नहीं रहा है। धर्म में विवाह की उत्पन्न नहीं हुई, जिसके राजा सर्वोच्च बना रहा। अब देखिए, अब ब्राह्मणवादी परंपरा का वर्चस्व नहीं रहा, तो ये धर्म में विवाह नहीं है, विवाद है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि इसमें विवादों का इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आंतरिक विवाद की जो है बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो इस कारण जो है विकास करने में एक भूमिका निभाई होगी। दूसरा हम लोग देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सप्तांग सिद्धांत में राजा को
सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसी कारण मगध को जो है शक्तिशाली बनाने में भूमिका निभाई है। अब यहाँ पर क्या है ना कि मगध साम्राज्य में आते आते राजा की जो भूमिका थी ना वो बहुत उच्च हो गई थी, हाई लेवल हो गई थी। और आप ये एक चीज़ को देख सकते हैं कि अगर किसी भी मेंबर में अगर 5 लोगों की मेंबर है, उसमें अगर एक जो है प्रमुख है, अगर एक प्रमुख है ना, तो उसमें हम लोग क्या देखने को मिलेगा कि अगर वो प्रमुख है तो वहाँ पर शासन अच्छे से चल पाएगा। तो एक जो है एक मतलब ऊपरी जो है एक होना चाहिए, एक ऊपरी जो राजा होता है। तो यहाँ पर ये जो है स्थिति प्राप्त हुई धार्मिक कारण में भी, तो इस वजह से भी मगध साम्राज्य उत्कर्ष हुआ होगा। तो ये भी जो है धार्मिक कारण मिलती है। आगे देखेंगे हम लोग राजनीतिक कारण। सबसे जो इम्पोर्टेंट है एक राजनीतिक कारण भी है, ये भी रहा है कि जिससे मगध साम्राज्य जो है इतना उत्कर्ष कर पाया है। मगध के शासकों का साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति का अनुसरण करना। साम्राज्यवादी का मतलब कि एक तरह से विस्तार करना, ठीक है, अपने सीमाओं का विस्तार करना, किसी को मारकर हड़प लेना, ये चीज़ें जो है साम्राज्यवादी में आती हैं। और विस्तारवादी मतलब जैसे चीन भी क्या है ना, चीन आज देखेंगे तो चीन भी आप लेटेस्ट एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि वो साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति पर चलता है। वो एक एक कदम बढ़ाएगा, भले ही 1 इंच बढ़ाए पर वो बढ़ाएगा, घटने वाला नहीं है वो। तो ये चीज़ जो है हम लोग के यहाँ पर देखने को मिलती है मगध साम्राज्य में कि जितने भी इसके शासक हुए हैं ना, वो सारे शासक जो मिलेंगे आपको तो सब साम्राज्यवादी मिले हैं और विस्तारवादी मिले हैं। आगे देखेंगे मगध के योग्य और शक्तिशाली शासकों ने सफल सैन्य अभियान के अतिरिक्त महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध भी की, जिनके कारण साम्राज्य निर्माण में काफ़ी सहायता मिली। जो मगध के जो शक्तिशाली जो शासक रहे हैं, यानी मगध के जो आने वाले भी जो शासक रहे हैं ना, ये लोग तो सैन्य अभियान किए हैं, मतलब सेनाओं के द्वारा जो एक दूसरे राज्य को जीते हैं, जीत भी लिए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इन लोग की एक और पॉलिसी थी वैवाहिक, समझ रहे हैं, मतलब विवाह के द्वारा मतलब दूसरे राज्य में संबंध बना लेना। इस चीज़ का आपको अनुसरण करने पर आगे देखेंगे तो आपको अकबर भी इस पर बहुत मतलब ज़्यादा इस पर वो इसको मतलब इस नीति का पालन करता है, ठीक है, अकबर भी करता है। फिर औरंगजेब भी इसको बहुत अच्छे से अपने राज्य में लागू करता है, और वो भी वैवाहिक संबंधों की स्थिति से जो है अपनी स्थिति को मजबूत करता है। तो ये चीज़ जो है हम लोग को मगध में ही देखने को मिलती है पहली बार कि कैसे जो एक राजा दूसरे राज्य के जो है रानियों से या उसकी राजकुमारियों से विवाह करता है और वहाँ से अपना संबंध बनाता है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण रही है मगध साम्राज्य की। मगध शासकों की सैनिक सफलताएं भी मगध साम्राज्य के विस्तार में अपना योगदान दिया है। यानी सैनिकों का भी योगदान यहाँ पर है। मौर्य की विशाल सेना ने भी योगदान दिया है। मौर्य के पास क्या थी ना कि एक विशाल सेना थी। अब मान लीजिए एक दूसरे राज्य को जीतते जाएंगे तो विशाल तो होंगे ही, तो उसके भी सैनिक मिल गए। तो इसके पास क्या रहा ना कि मगध साम्राज्य के पास सैनिकों की कमी नहीं हुई, यानी इनका जो है विस्तार होता गया, जिसके कारण मगध को जो है इसमें विस्तार करने में सहायता मिली। तो ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, क्या देखेंगे कि मगध के जो प्रारंभिक जो राजवंश रहे हैं ना, तो वो कौन कौन से रहे हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे हरेक वंश, जिसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश। तो ये चीज़ जो है हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि ज़्यादा बड़ा बना देंगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे तो फिर दिक्कत है। तो अगर आप लोगों को कुछ और भी कंटेंट चाहिए, किसी और से रिलेटेड कोई प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको पूरी सहयोग करेंगे, ठीक है। और आपको कोई भी स्टूडेंट से आपको उसको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आती है, तो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाकर उसे मैं समझा दूँगा। तो या कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। तो आज के हमारे एंशिएंट हिस्ट्री क्लास में बस इतना ही। आगे जो है हम लोग हर एक वन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।